नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। पुरातन और आधुनिक शिक्षा का तुलनात्मक विश्लेषण का यह चौथा भाग है। आइए जानते हैं अगस्त की बिजली, विप्लव देव का इंटरनेट और अनर्थशास्त्र। अगस्त की बिजली, विप्लव देव का इंटरनेट और अनर्थशास्त्र। भारत में चुटकुले पैदा करने वालों की नई जमात खड़ी हो गई। इन लोगों ने कथित प्रगतिशीलता पर गर्व है। उन सभी तर्कों के थोथे चनों को वे जेब में लिए फिरते हैं जो घना भजते हैं। आप कहेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्र शोध और पुनर्व्याख्या की आवश्यकता रखते हैं, तो वे खींची कहते हुए खड़े हो जाएंगे कि आपके प्रधानमंत्री ने गणेश से प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कही थी, या विप्लव देव को सुना नहीं कि महाभारत के समय इंटरनेट था। इसके बाद आप विचारकों की इस जमात से गाय और गोबर भर भी उनके दृष्टिकोण का व्याख्यान सुन सकते हैं। मैं शिक्षा व्यवस्था पर खामियों की बात कर रहा था और यही सिद्ध करना चाहता हूं कि आधुनिक पाठ्य पुस्तकों से हमने अनावश्यक तर्क करने वालों की पूरी जमात खड़ी कर ली। और रेखांकित कीजिए कि ये आपको वैज्ञानिक सोच देने की क्षमता रखते हैं। हरगिज नहीं। पाठ्य पुस्तकों पर मैं आगामी आलेखों में चर्चा करूंगा। आपकी बात ठीक है कि जॉन डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी, केपलर ने ग्रहों की गति के विषय में बताया, लेमार्क ने जीव विज्ञान की आधारशिला रखी, फैराडे ने बिजली खोजी, यूक्लिड गणित के परम पिता थे, या कि राइट्स बंधुओं ने पहला हवाई जहाज उड़ाया। हमारे देश में कनाज से लेकर आर्यभट्ट तक विश्व के पहले निर्मित गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में लौकी छिलने का प्रशिक्षण ले रहे थे। पहले अगस्त संहिता की बात करते हैं, वही महर्षि अगस्त जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है कि उन्होंने राम को दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। अब मिथक दूर करार देने वाले से पहले गणेश और महाभारत करने से पूर्व यह भी जाने कि वही अगस्त जिन्हें तमिल भाषा के व्याकरण ग्रंथ अगस्त्यम की रचयिता माना जाता है, इसे वे छोड़िए। फैराडे की बात करते हैं। मुझे एक विमर्श में जानकारी प्राप्त हुई कि अगस्त संहिता में विद्युत उत्पादन का तरीका उल्लेखित, तो भीतर से वैसे ही हंसने की इच्छा हुई जैसे हमारे महान बुद्धिजीवी अट्टहास करते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत सुनाई थी। मुझे इंजीनियर राव साहेब कृष्णा जी बचे से जुड़ा एक विवरण मिला, जिसके अनुसार उन्हें उज्जैन में किन्हीं दामोदर त्र्यंबक जोशी के पास अगस्त संहिता के कुछ पृष्ठ प्राप्त हुए थे। श्री बघेल जिन्होंने कि पूना से वर्ष 1891 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी, उन्हें एक श्लोक को पढ़कर लगा कि यह बिजली कैसे पैदा की जाती है। ईश्वर इशारा है। तत्क्षण उन्होंने नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक श्री पी होले से संपर्क किया और इस तरह उस अगस्त संहिता के उस एक श्लोक पर अनुसंधान प्रारंभ हुआ, जो कि था, संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम संस्कृतम छायाये छिदाग इक्षिग्रीवेन चार्दाभि काष्ठ पांशुभि दस्तालोष्टे निधात्वय पारदाक्षादिस्ततः संयोज्यायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। इसका अर्थ यह है कि पहले एक मिट्टी का पात्र, मृण्मय पात्र लेकर उसमें तांबे और कॉपर की पट्टियां, ताम्रपत्र तथा सिखी गिरवा डालें। फिर बीच में गीली काष्ठा पांशु भी लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी पारदा
इच्छादिश ततः तथा दस्तालोष्टो डाले। अब जोड़े हुए तारों को मिलाएंगे तो उससे बिजली मित्रावरुण शक्ति उत्पन्न हुई। विवरण पढ़ने पर ज्ञात होता है कि श्लोक पर नागपुर में शोध कर रहे प्राध्यापक श्री हॉले ने सारी तैयारी कर ली, लेकिन उन्हें शिखी गिरवा शब्द का अर्थ समझ नहीं आया। इसका संस्कृत अर्थ है मोर की गर्दन, और अगर इसी अर्थ में प्रयोग किया जाए तो क्या परिणाम निकलेंगे, सोचा जा सकता है। शोधार्थी मोर की गर्दन प्राप्त करने के जुगाड़ में लगे हुए थे कि एक आयुर्वेद के आचार्य ने उनकी समस्या का समाधान किया और बताया कि शिखी गिरवा का अर्थ मोर की गर्दन नहीं, अपितु उसकी गर्दन के रंग जैसा पदार्थ अर्थात नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। अब इस श्लोक के आधार पर एक सेल बनाया गया। मल्टीमीटर से अनुमापन करने पर पाया गया कि इस सेल से 1.138 वोल्ट तथा 23 mA विद्युत धारा उत्पन्न हुई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगस्त संहिता में विद्युत उत्पादन का तरीका ही नहीं, प्रकार व इसके संवर्धन की विधियाँ भी लिखी गई है। यह संहिता कंडक्टर और इंसुलेटर का विभेद भी स्पष्ट करती है। प्रश्न उठ सकता है कि इस उदाहरण की प्रासंगिकता क्यों है। इसके उत्तर से पहले हमारी सांस्कृतिक गुलामी पर चर्चा आवश्यक है। एक प्रयोग इस तरह करके देखें, और इसके लिए आपको महाभारत युग तक पीछे नहीं बल्कि समय से बहुत आगे चलने के लिए कह रहा हूँ। आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि मंगलेश डबराल ने एक कविता भीमसेन जोशी द्वारा गाए राग दुर्गा को सुनने के बाद लिखी थी। इस कविता की आरंभिक कुछ पंक्तियां देखें। एक रास्ता उस सभ्यता तक जाता था, जगह जगह चमकते दिखते थे उसके पत्थर, जंगल में घास काटती स्त्रियों के गीत पानी की तरह बहकर आ रहे थे। किसी चट्टान के नीचे बैठी चिड़िया अचानक अपनी आवाज़ से चौंका जाती थी। दूर कोई लड़का बांसुरी पर बजाता था, वैसे ही स्वर एक पेड़ कोने में सिहरता खड़ा था। कमरे में थे मेरे पिता, अपनी युवावस्था में गाते सखी मोरी रूम झूम कहते, इसे गाने से जल्दी बढ़ती है घास। अब इस कविता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2050 के किसी दिन में चलते हैं। समाज बड़ी तरक्की कर गया है और यथार्थवादी है। वह इस कविता के बिंबों, कल्पनाओं और निहितार्थों से इत्तेफाक नहीं रखता। वह कविता का अपने समय के अनुसार पुनर्पाठ करता है और अपने ही अर्थ गढ़ता है। एक शोधार्थी तो रास्ता तक ढूंढ निकालता है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के बगल से निकलता था, और उस कोने में मुगल काल के कुछ पत्थर भी मिल गए थे। तराशे गए पत्थरों की पॉलिश नहीं निकली थी, इसलिए वे चमकते थे। छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि नदी के किनारे किस तरह का म्यूजिक सिस्टम लगाया गया था, जिससे कि किसी किनारे में घास काटने वाली औरत जब गाती थी तो उनकी आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती थी। और अभी यह सिद्ध किया जाना है कि आवाज़ पानी में बहकर किस तरह आ सकते हैं। साउंड पानी में ट्रैवल करते हुए किस तरह विजुअल हुआ होगा, इस टेक्नोलॉजी का पता अभी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। यह सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि गाने जब बहकर आते थे तो उसे सुनकर चिड़ियाँ डर जाती थी। जिस तरह चिल्लाती थी उससे सुनकर एक लड़का वैसे ही आवाज़ बांसुरी में निकालता था। यह पक्षियों पर अत्याचार करने जैसा है। यह उस समय घास काटने वाले, बांसुरी बजाने वाले लोगों ने मिलकर बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश कर दिया है। कविता में स्वर का सिहरना, गाने से घास का बढ़ना जैसी नॉन साइंटिफिक बातें लिखी गई है, जो बताती है कि उस युग में लोग पिछड़ी सोच वाले दाक्यानुस हो गए गुजरे थे। 2050 का यह संभावित विश्लेषण कोई काल्पनिकता मानकर हंसकर मत टाल दीजिएगा।
क्योंकि हमने यही किया है अपनी सदियों पुरानी कविताओं के साथ। यह हमारी कमी है कि हम निहितार्थों का सही विश्लेषण नहीं कर पाते, तो अकड़ कर शब्दार्थों के साथ खड़े हो जाते हैं। हम बिंबों की विवेचना नहीं करते, बल्कि स्वर का सिहरना और गाने से घास का बढ़ना अमान्य करार देकर अपनी बुद्धिजीविता का ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। धन्यवाद।